I hope you guys are doing great. We were in chapter number 9 and हम डिस्कस कर रहे थे SRS 4410. Just one second. चलो आ जाइए. वी वर डन विथ SRS 4400. इसके अंदर हमने अग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स वाला रिलेटेड सर्विसेज एंगेजमेंट क्या बोलता है वो डिस्कस किया था. कल आपको लास्ट में SRS 4410 का एक ओवरव्यू दिया था. आज वो डिटेल में डिस्कस करेंगे. एक बार फटाफट से जल्दी से इंट्रोडक्शन देता हूं 4410 का, फिर हमारा डिस्कशन कंप्लीट करते हैं. ऑब्वियसली वंस 4410 इज डन विल गो टू न्यू चैप्टर ऑल टुगेदर. व्हाट वाज 4410? देखो SRS इज, आप लोग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. यहां पर आप ऑडिट नहीं करेंगे, रिव्यू नहीं करेंगे, अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है. मतलब सर यहां पर आप कोई ना कोई तरीके से असिस्टेंस देने वाले हैं मैनेजमेंट को या कोई थर्ड पार्टी को. अब SRS में भी दो कैटेगरीज अलग अलग. पहला वाला था 4400 जहां पर मैनेजमेंट या कोई भी थर्ड पार्टी आपको जो भी प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए टर्म्स अग्री करता है, अब बस वो प्रोसीजर लगाएंगे और जो आपके फैक्चुअल फाइंडिंग्स रहेंगे उनको रिपोर्ट बना के दे देंगे एंड क्लियरली बोलेंगे दैट इट इज नॉट अ ऑडिट और अ रिव्यू. दैट मींस यू आर नॉट एक्सप्रेसिंग अ सेपरेट ओपिनियन और कंक्लूजन. आप बस सेम प्रोसीजर लगा के जो फाइंडिंग्स मिल रहा है वो रिपोर्ट में दे रहे हैं. ये था 4400. अब एक 4410 करके SRS और बनाया है जहां पे एक तरीके से एक सीए फर्म या एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना अकाउंटिंग एक्सपर्टीज या अपना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टीज को एज अ सर्विस प्रोवाइड करेगा. मतलब सर आई एम गोइंग टू हेल्प अ कंपनी टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इट कैन बी एज पर एप्लीकेबल FRF और इट कैन बी एज पर अ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क जो उन्होंने अपने इंटरनल यूज के लिए डिफाइन किया होगा या उन्होंने किसी फंड दिया है जिस पार्टी ने उसके हिसाब से डिफाइन किया होगा. मतलब सर यहां पर मैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बराबर से प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करने में हेल्प करूंगा. मैं ऑडिट नहीं करने वाला हूं, रिव्यू नहीं करने वाला हूं. मैं उनको बराबर से अकाउंटिंग करने में, डेटा का कंपाइलेशन करने में हेल्प करने वाला हूं. एंड इट इज नॉट रेलेवेंट जस्ट फॉर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. लाइक फॉर एग्जाम्पल इन्वेंट्री का फिजिकल वेरिफिकेशन. देयर इज अ लेस एम्फोसिस ऑन द अमाउंट इन्वॉल्व बट देयर इज मोर एम्फोसिस ऑन द डेटा विच इज देयर ऑफ द इन्वेंट्री. इस तरीके का सर्विस भी अगर प्रोवाइड करना है तो कहां आ सकता है? 4410 में आ सकता है. जनरली 4410 को कंपाइलेशन एंगेजमेंट बोलते हैं एंड द मेन ऑब्जेक्टिव इज फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को बराबर बनाने में हेल्प किया जाएगा. कल मैंने आपको नोटबुक में 4410 कब एप्लीकेबल है, उसमें क्या क्या रेलेवेंट सिचुएशंस कवर होते हैं, उसका एक समरी लिखवा के दिया था. बेसिक 3-4 पॉइंट हमने लिखे थे. एक बार फटाफट से उनको रिवाइज कर लीजिए, फिर हम हमारा डिस्कशन आगे कंटिन्यू करते हैं. 4410 कल हमने बेसिक डिस्कशन शुरू किया था. यहां पे वर्ड हमने प्रैक्टिशनर यूज किया, याद रखना, बिकॉज दिस इज रेलेवेंट फॉर अ प्रैक्टिसिंग फर्म और अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. यहां पर हम ऑडिट नहीं करने वाले हैं, यहां पर हम कंपाइलेशन रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करेंगे. क्या हमने क्लियरली लिखा था? इट इज नॉट एन अश्योरेंस एंगेजमेंट. यहां पर सर ऑडिट रिव्यू अलग से नहीं होने वाला है, सिर्फ आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को कंपाइल करने में हेल्प किया जाएगा. फिर हमने बोला होगा इट इज रेलेवेंट फॉर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एज वेल एज फॉर अदर देन हिस्टोरिकल. मतलब यहां पे प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी कवर किया जाएगा. क्लियरली आपको बताया था. इट कैन ऑल्सो बी रेलेवेंट फॉर नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, नॉट जस्ट फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. फिर कुछ एग्जांपल्स लिखे थे क्या कि नॉर्मली इट कैन बी कंपाइलेशन फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एज पर एप्लीकेबल FRF. मतलब एज पर लॉ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट रहेगा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाना है, उसके लिए आप
हेल्प कर सकते हैं, या फिर इट कैन बी फॉर अदर पर्पसेस, मैनेजमेंट का इंटरनल यूज होगा, किसी थर्ड पार्टी जिसने पैसा इन्वेस्ट किया होगा या पैसा आपको लेंड करके दिया होगा, दे वुड वांट अ रिपोर्ट ऑन अ टाइमली बेसिस, दैट कैन बी अ रीजन, या कोई ट्रांजैक्शन करने जा रहे होंगे आप लोग, इट कैन बी अ स्ट्रॉन्ग मर्जर एंड एक्विजिशन ट्रांजैक्शन, जिसके लिए आपको एक नया रिपोर्ट बना के चाहिए। इस तरीके का रिपोर्ट प्रिपेयर करने में जब मैं मैनेजमेंट का हेल्प करता हूं तो ये एंगेजमेंट कहलाएगा SRS 4410, दैट इज कॉल्ड एज कंपाइलेशन एंगेजमेंट। इतना डिस्कशन पूरा हो चुका था, बराबर है। अब सर यहां से आगे डिस्कशन करेंगे कि कैसे हम टर्म्स को अग्री करते हैं, कैसे ये एंगेजमेंट को परफॉर्म करते हैं, एंड कैसे रिपोर्टिंग तक जाएंगे। ध्यान रखना, बार बार यहां पर आप एक तरीके से अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, यू हैव एक्सपर्टीज रिलेटेड टू अकाउंटिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो आप हेल्प कर रहे हैं मैनेजमेंट को टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसमें आप लोग, मैनेजमेंट ने आपको कोई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दिया, आप उसका एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस चेक करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे, आप अज्यूम करेंगे ये सब बराबर रहेगा, ये रादर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यही चीजों को हम कंसिडर करते हुए ऐसे एंगेजमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं। आइए लेट्स स्टार्ट विद इस एंगेजमेंट का स्कोप कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, कैसे हम एक्सेप्टेंस या कंटिन्यूअस एनालिसिस लगाएंगे, फिर कैसे एंगेजमेंट को परफॉर्म करके रिपोर्ट करेंगे। ऐसे बेसिक कुछ स्टेप्स या स्टेजेस रहने वाले हैं। जैसा नॉर्मल ऑडिट में स्टेप्स रहता है, वैसा ही रिव्यू एंगेजमेंट में भी स्टेप्स होता है, और वैसा ही SRS में भी स्टेप्स होता है। कोई स्टेप्स में डिफरेंस नहीं होता है, वेदर इट इज SA, SRE और SRS। लेट्स स्टार्ट विद स्कोप ऑफ कंपाइलेशन। अब देखो इस एंगेजमेंट का स्कोप क्या होगा, ये तो सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करेगा। अब अगर कंपनी वांट्स टू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर नॉर्मल इंडियन गैप, तो कह रहे हैं इसे स्कोप लिमिटेड ही रहने वाला है। बट अगर कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाने का है तो स्कोप भी क्या रहेगा, अलग रहेगा। ये मैनेजमेंट और आपके बीच में क्या डिस्कशन हुआ है उसके बेसिस पे स्कोप को डिटरमाइन किया जाएगा। कोई एक स्टैट्यूटरी लॉ के अंदर फिक्स स्कोप नहीं दिया है, ये स्कोप हमेशा वेरी करेगा। आप लोग क्या अग्री करके एंगेजमेंट टर्म्स में लेके आते हैं। आइए ढंग से डिस्कशन शुरू करते हैं। देखिए, the scope of compilation will vary depending on the circumstances. However, in every case, it will involve, ultimately करने वाले क्या हैं, assist करेंगे मैनेजमेंट को। किसमें? in the preparation and presentation of financial statements, चाहे वो applicable FRF के हिसाब से हो या मे बी कोई और स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के तरीके से हो। बॉटम लाइन हमको असिस्ट मैनेजमेंट को करना है, जो भी रहेगा सर्कमस्टेंसेस में अग्री करके आगे बढ़ेंगे। देखो, इन सम कंपाइलेशन एंगेजमेंट मैनेजमेंट में have already prepared the financial information as a draft format, आपको बस उसको फाइनलाइजेशन करने में हेल्प करना होगा। आपको मे बी कोई नया इंडेस आया होगा, उसकी रिगार्डिंग एक्सपर्टीज अपनी प्रोवाइड करनी होगी। इट्स बेसिकली अकाउंटिंग रिलेटेड कंसल्टिंग जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी को। देखिए, जनरली ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ। तो एप्लीकेबल एफआरएफ सेलेक्ट करना, अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट करना, ये मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा? मैनेजमेंट का ही होगा। यही पॉइंट नंबर 4 बोलता है। देखिए, management will retain its responsibility for financial information and the basis on which it is prepared and presented. हम उनको असिस्ट करेंगे हर तरीके से, पर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा? मैनेजमेंट का रहेगा। देखिए, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी विल इंक्लूड एप्लीकेशन बाय मैनेजमेंट ऑफ द जजमेंट रिगार्डिंग व्हाट, कि हमने कैसे प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करना चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट करके अप्लाई करना चाहिए, कैसे रीजनेबल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाने चाहिए। ये सब कुछ मैनेजमेंट का जजमेंट रहेगा। हम उनको असिस्ट करेंगे, उन्हें अगर किसी तरीके से हेल्प चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे, बट दिस विल ऑलवेज रिमेन द कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। यही चीज एंगेजमेंट टर्म्स में अग्री भी करके लेना है ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। बॉटम लाइन पूरे स्कोप में एक ही बात बोलता है, सरकमस्टेंसेस के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा आपका स्कोप क्या होगा। पर कुछ भी हो जाए, अल्टीमेटली आपका काम है असिस्ट करना टू द मैनेजमेंट इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बात खत्म। नोटबुक में जाइए, कितने पॉइंट हमने लिखे बताइए? 5 पॉइंट लिखे। राइट डाउन पॉइंट नंबर 6, स्कोप ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट। स्कोप ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट, scope of compilation engagement. Under that, write down point number A. It will vary depending on the circumstances of engagement. It will vary depending on the circumstances
of the engagement, depending on the circumstances of the engagement. Number 2, generally it will involve assisting management. It will involve assisting management. It will involve assisting management in preparation and presentation of financial information. It will involve assisting management in preparation and presentation of financial information. जनरली आपका काम वही रहने वाला है. ऑब्वियसली स्कोप जो है वो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से वेरी करेगा. अच्छा, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो सेम रहने वाली है, वो आगे एक जगह पे आने वाला है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे. स्कोप के अंदर सिर्फ इतना पॉइंट लिख के क्लोज कर देंगे. मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे फिर से डिटेल में आने वाला है. इज दिस डन? आगे बढ़े. चलो देखो नेक्स्ट क्या बोलता है. एथिकल रिक्वायरमेंट्स. क्या हमारे लिए SQC1 एज इट इज एप्लीकेबल रहेगा? बिकॉज SQC वाज रेलेवेंट फॉर ऑल एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स, चाहे वो SAE है, SRE है, SA है या SRS है. स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल वो एज इट इज रेलेवेंट रहेगा. तो इसीलिए जो ICAI के कोड ऑफ एथिक्स है, जो बेसिक इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट्स है, वो हमको बाय डिफॉल्ट फुलफिल करने पड़ेंगे. उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होने वाला है. तो कंप्लायंस ऑफ एथिकल रिक्वायरमेंट बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन है. चाहे मैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट में हूं या चाहे मैं अग्रीड अपॉन प्रोसीजर लगा रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये मुझे कंप्लाई करने पड़ेंगे. एक बार पढ़ लीजिए. द प्रैक्टिशनर शैल कंप्लाई विथ relevant ethical requirements. While complying with these requirements, I should keep in mind the code of ethics properly issued by ICAI. कोड ऑफ एथिक्स के हिसाब से क्या आपके इंडिपेंडेंस को कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, थोड़ा बायसनेस नहीं आना चाहिए, कैसे आप अवॉइड करेंगे, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कैसे इंश्योर करेंगे, वो सब रिक्वायरमेंट्स आपके लिए एज इट इज रेलेवेंट है. बिकॉज यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस. आइडियली वो कोड ऑफ एथिक्स बाय डिफॉल्ट CA इन प्रैक्टिस के लिए रेलेवेंट है. अब जो भी काम करेंगे आपके लिए उतना ही रेलेवेंट रहने वाला है. नोटबुक में जाइए, एक लाइन लिख के क्लोज कीजिए. प्रैक्टिशनर should comply with relevant ethical requirements, applicable as per code of ethics issued by ICAI. Applicable as per code of ethics issued by ICAI. Code of ethics issued by ICAI. डन. टाइम पास पॉइंट है. अब आइए एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस. ऑनेस्टली SRS 4410 में A&C एनालिसिस एंड दूसरा रिपोर्टिंग ये डिटेल में लिख के दिया है. वही थोड़ा ढंग से डिस्कशन करना है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड. कल मैंने आपको एंगेजमेंट लेटर भी दिखाया था, कल मैंने आपको रिपोर्ट भी दिखाया था. उसके बाद में कुछ ऐसा अलग चीज है नहीं डिस्कशन करने के लिए, बट डिटेल में लिखा है, इसलिए आपको पता होना चाहिए. क्वेश्चन अगर आए तो समरी कैसे बनाएंगे. अब एक बात सोचिए, कंपाइलेशन एंगेजमेंट है. ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आप एनालिसिस करते हो कि नहीं करते हो? वैसे कंपाइलेशन एक्सेप्ट करने से पहले भी एनालिसिस करना पड़ेगा. कंपाइलेशन करने का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? कंपाइलेशन किस पर्पस के लिए किया जा रहा है? जनरल पर्पस है, स्पेशल पर्पस है? सर आपकी जो टर्म्स है उसके अंदर आपका इन्वॉल्वमेंट कितना रहने वाला है? सर एक्सेप्टेंस करने से पहले मैनेजमेंट से तो अग्री करना पड़ेगा दैट आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा ओवरऑल टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट. आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा टू डिटरमाइन कि सर हमने कौन से अकाउंटिंग पॉलिसीज को लगाना है, आपको ही मेजर जजमेंट का इस्तेमाल करना है. डोंट थिंक ये सब पहले से एग्री करना पड़ेगा. प्लस सर कंपनी का मैनेजमेंट एंड TCWG का मार्केट में रेपुटेशन कैसा है, हमारे पास में कॉम्पिटेंस है क्या, ये कंसिडर करने के लिए कि हमने ऐसा एंगेजमेंट लेना चाहिए. मतलब आप ऑडिट के लिए जो ANC लगा रहे थे, ऐसा मान के चलिए सेम एनालिसिस यहां लगा रहे हैं, बस इस बार ये कंपाइलेशन एंगेजमेंट है ना कि ऑडिट एंगेजमेंट. उस तरीके से थोड़ा डिफरेंस आएगा, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है. आराम से मेरे साथ रीड कीजिए, एकदम लॉजिकल साउंड करेगा. ये SA 220 का जो ANC एनालिसिस है, SQC1 का जो ANC एनालिसिस है, उसी की लाइन पे लिखा हुआ कंटेंट है. देखिए, द प्रैक्टिशनर shall not accept the engagement unless
दे हैव अग्रीड द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विद द मैनेजमेंट, या फिर कोई अदर एंगेजमेंट पार्टी। मतलब सर ऑब्वियसली ना, इट कैन बी समवन एल्स ऑल्सो, पेरेंट एंटिटी एंगेज कर रहा होगा, कोई अगर थर्ड पार्टी रहा, जो भी मेरे को अपॉइंट कर रहा है उससे मेरे को टर्म्स अग्री करना चाहिए। क्या क्या चीज कंसिडर करेंगे, देखिए सर, किस पर्पस के लिए आप इस रिपोर्ट को यूज करने वाले हैं, किन किन लोगों को ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, सर व्हाट इज द एप्लीकेबल एफआरएफ जो आप लोग यूज करने वाले हैं, सर व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कंपाइलेशन, आपका ओवरऑल स्कोप क्या है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिशनर एंड व्हाट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए, पॉइंट नंबर ई, क्योंकि ये आपके एंगेजमेंट लेटर में भी आता है, आपके रिपोर्ट के अंदर भी डिटेल में आता है। देखिए मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटायर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसका प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन एज पर एप्लीकेबल एफआरएफ होना चाहिए। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा, मैनेजमेंट का रहेगा। दूसरा चीज, अच्छे कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। ऐसा ही लग रहा है क्या पूरा 210 पढ़ रहे हो बेसिकली, क्योंकि ये सब कुछ 210 पे नॉर्मल एंगेजमेंट टर्म्स में अग्री होता है, वही चीज लिख रहा है कि आप बढ़िया से अच्छे इंटरनल कंट्रोल डिजाइन करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, मेंटेन करेंगे, ताकि आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कम से कम मटेरियल स्टेटमेंट होने चाहिए। अब पॉइंट नंबर सी अलग है, पॉइंट नंबर 3 अलग है, ध्यान रखना। यहां पे क्या बोलता है, आप कंपाइलेशन के लिए जो भी इंफॉर्मेशन हमको देंगे वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट एंड कंप्लीट होना चाहिए। ये मैं चेक नहीं करूंगा, ये मैं अज्यूम करके जाऊंगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, आपका है। नंबर 3 देखिए, द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स या एक्सप्लेनेशन विच इज प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ कंपाइलेशन एंगेजमेंट। ये मैं एक्यूरेसी कंप्लीटनेस चेक नहीं करने वाला हूं, अज्यूम करके जाऊंगा कि ऐसा है, क्योंकि आपने ये कहां पर अग्री किया है, एंगेजमेंट टर्म्स में अग्री किया है। एंड द लास्ट वन, जहां भी जजमेंट का इस्तेमाल करना होगा, कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी का इस्तेमाल करना है या अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कैसे बनाने हैं, वो जजमेंट का इस्तेमाल कौन करेगा, मैनेजमेंट करेगा। पॉइंट नंबर 4, जजमेंट नीडेड इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, इन एनी सेंस अब प्रैक्टिशनर असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, बट अल्टीमेटली जजमेंट किसका होने वाला है, मैनेजमेंट का होने वाला है। ये सब कुछ क्या है, इनडायरेक्टली मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। जैसे नॉर्मल ऑडिट में आता है, वैसे ही यहां पर एंगेजमेंट टर्म्स में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लिख के दिया है। 2 मिनट स्पेंड कीजिए, एक बार ABCDE 5 पॉइंट को पढ़ लीजिए, लॉजिकल लगता है क्या। ये आपको लिटरली कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर लगेगा। देखिए कंटेंट्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर एक बार, ऐसे 210, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रैक्टिशनर रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट मतलब प्री कंडीशंस आएगी पूरी की पूरी, एप्लीकेबल एफआरएफ को आइडेंटिफाई करो एंड गिव अ रेफरेंस कि कैसा फॉर्मेट एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट अपने एक्सपेक्ट करना चाहिए जो हम इशू करने वाले हैं। लिटरली सेम चीज कॉपी पेस्ट है यहाँ पे। Responsibilities of practitioner, objective and scope, responsibility of management, expected form and content of report. कुछ भी डिफरेंस नहीं, ये एंगेजमेंट टर्म्स ही है। ये हेडिंग में एंड एनालिसिस बोल रहा है, बट एक्चुअली में अंदर कंटेंट के लेटर ही बोल रहा है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, एक्सेप्टेंस करने से पहले सब अग्री करना चाहिए। तो इसने एक्चुअल एएनसी एनालिसिस नहीं लगाया, एएनसी एनालिसिस 220 वाला वो बहुत डिटेल में है, उसमें से कुछ चीजों को उसने पिक किया है कि इंटेंडेड यूजर कौन है, किसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 220 + 210 का कॉम्बिनेशन बना के आंसर बना दिया उसने। ये स्टैंडर्ड्स में सब कुछ आपको एसएस का लैंग्वेज ही मिलेगा, बस ये क्या बताएगा, ऑडिट नहीं है, इट इज अ सेपरेट एंगेजमेंट अदर देन ऑडिट, बट अल्टीमेटली प्रोसेस जो है पूरा का पूरा वो एज पर ऐसे ही रहने वाला है। प्रोसेस इज नॉट गोइंग टू चेंज, ऑब्वियसली उतना डिटेल में नहीं रहेगा जितना डिटेल में एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में दिया होता है। बात समझ में आया क्या? डू यू अंडरस्टैंड? एंगेजमेंट, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस समझ में आया क्या? ऑब्वियसली अब लास्ट में बोलेगा
अगर ये टर्म्स अग्री करते हैं तो आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे, नहीं अग्री करते तो नहीं बढ़ेंगे। याद है क्या, जैसे ऑडिट में भी रेकरिंग एंगेजमेंट होता है। अगर सर लास्ट ईयर भी हमने कंपाइलेशन में हेल्प किया, रेकरिंग है, तो बस देखेंगे इस साल में कुछ चेंजेस है क्या, अगर नहीं है तो नया लेटर देने का जरूरत ही नहीं है, पुराने लेटर के हिसाब से कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए, द प्रैक्टिशनर शैल रिकॉर्ड and agree the terms in an engagement letter या in any other form of suitable written agreement। जैसे कि engagement letter के लिए लिखा होता है, प्रॉपर engagement letter बनाओ या कोई भी written agreement बना लो suitable तरीके से, इधर भी सेम चीज अलाउड है। नेक्स्ट, अगर रेकरिंग कंपाइलेशन एंगेजमेंट है, मतलब लास्ट ईयर भी आपने ही कंपाइलेशन करने में हेल्प किया था, इस साल भी आपको ही कंटिन्यू करने के लिए बोल रहे हैं, बस देखना कुछ टर्म्स में चेंजेस तो नहीं है क्या, एक्चुअली में नया रिवाइज्ड एंगेजमेंट लेटर भेजने की जरूरत है क्या, नहीं लगता है तो सेम टर्म्स के साथ में कंटिन्यू कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पूरा का पूरा 210 का मेजर अंडरस्टैंडिंग यहां लिखा हुआ है। नोटबुक में आइए कि वह नेक्स्ट हेडिंग, engagement acceptance and continuance। engagement acceptance and continuance। engagement acceptance and continuance, डैश करके लिखिए। द प्रैक्टिशनर shall not accept, practitioner shall not accept the engagement unless they have agreed the terms of engagement, unless they have agreed with the terms of engagement with the management, agreed with the terms of engagement with the management or other engaging party, comma, generally following aspects should be covered, generally following aspects should be covered। गिविंग यू 5 minutes, पॉइंट्स पढ़ो, ए बी सी डी ई खुद से लिख के क्लोज कर दो, प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका। 210 पढ़ाया नहीं था क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं था, एक तरीके से 210 का रिवीजन भी हो जाएगा, इसलिए बराबर से पढ़ के लिख लीजिए एक बार। इट्स ऑन पेज नंबर 9.10। आउटपुट देखेंगे बाद में।
डन। ऑनलाइन स्टूडेंट आपको भी लिखने का है, ब्रेक नहीं है। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज अबाउट योर एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट। अब ऑब्वियसली वो एंगेजमेंट परफॉर्म करने के लिए बोलेगा, फिर रिपोर्ट देने के लिए बोलेगा। लेट्स टॉक अबाउट परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट। अगला स्टेप आएगा परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। एक तरीके से जो आपके स्टैट्यूटरी ऑडिट के स्टेप्स होते हैं, एंगेजमेंट टर्म्स अग्री कीजिए, प्लान करके परफॉर्म कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, वही सीक्वेंस में स्टेप्स चल रहे हैं। परफॉर्मिंग द एंगेजमेंट। अब यार ऑब्वियसली ये तो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज है, लिखा बहुत सारी चीजें, पर एक्चुअली सोचिए जरा शांति से। कंपाइलेशन करने में हेल्प कर रहा है। इट्स बेसिकली आपका अकाउंटिंग या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सपर्टीज, आपको उनको असिस्ट करने में हेल्प करना है। तो ऑब्वियसली पहले उनको पूछेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त आप लोग डेटा कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स कैसे हैं आपके पास में, क्योंकि कोई भी एंट्री पास करने से पहले, कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो लगने वाला है। तो सर सबसे पहले याद है अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी इन इट्स एनवायरमेंट, अपने बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग, इंडस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग, कंट्रोल्स का अंडरस्टैंडिंग सब ऑब्टेन करना चाहिए। उसके बाद में किस तरीके से नॉर्मली फाइनेंशियल रिपोर्ट बनते हैं वो प्रोसेस समझना चाहिए। क्या उस प्रोसेस में ही प्रॉब्लम है तो शायद आपको भी कुछ डेटा पे कंफर्ट नहीं आएगा, ये अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। इसके बाद में आप उनसे थोड़ा इंक्वायरीज करेंगे, एनालिसिस करके ये समझने का ट्राई करेंगे कि जो डेटा मिल रहा है वो ठीक लग रहा है, फिर ये डेटा हमारे हिसाब से अप्रोप्रिएटली अकाउंट कैसे होना चाहिए उसको गाइडेंस देंगे। कहीं कहीं पैसा होगा, आपका और मैनेजमेंट का आर्ग्यूमेंट होगा, आप बोलेंगे यहां पर नॉर्मली इस तरीके से अकाउंटिंग करके ऐसा प्रोविजनिंग बनाना चाहिए, मैनेजमेंट मे नॉट अग्री विद दिस। फॉर एग्जांपल इंपेयरमेंट लॉस का असेसमेंट में प्रॉब्लम आ सकता है, जहां भी नॉर्मल प्रोविजनिंग आता है वहां प्रॉब्लम आ सकता है, चाहे वो पेंडिंग लिटिगेशन से रिलेटेड है, रॉयल्टी से रिलेटेड है, वारंटी से रिलेटेड है। ये एक ग्रे एरियाज है जहां पर पॉइंट ऑफ व्यूज अलग अलग हो सकते हैं। जहां पे रिटायरमेंट बेनिफिट का बात आएगा वहां पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। एक्चुअल वैल्यूएशन की रिपोर्ट आएगी, वो एज इट इज यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उस पर आपका डिस्कशन हो सकता है। ये एग्जांपल्स लिखे नहीं, आपको बता रहा हूं नॉर्मली। ये कुछ ऐसे ग्रे एरियाज है वेयर यू मे हैव एन आर्ग्यूमेंट विद द मैनेजमेंट। अच्छा, आपको लगता है कहीं मैनेजमेंट ने डॉक्यूमेंट के हिसाब से, रिकॉर्ड्स के हिसाब से बराबर से अकाउंटिंग नहीं किया है, आपका ड्यूटी क्या बनता है? उन्हें करेक्ट करने के बारे में एडवाइस करना। वो करेक्ट कर देते हैं, आपको सब कुछ बराबर लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, रिपोर्ट बना के दे दीजिए। वो करेक्ट नहीं करते हैं, आपको लगता है देयर आर स्टिल सर्टेन मिस्टेक्स जो एक्चुअली एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आपने उनको बताना चाहिए, करेक्ट करने के लिए बोलना चाहिए। फिर भी वो नहीं करते हैं तो आपने सोचना चाहिए क्या पूरे कंपाइलेशन एंगेजमेंट में ये मेजर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एंड आई एम अवेयर कि कुछ प्रॉब्लम्स है, तो मैं कैसे उसको अग्री कर लूं, बराबर है कि नहीं है। तो उसको हमको प्यार से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करने के बाद रिपोर्ट में इंक्लूड करने के बारे में सोचना चाहिए। आप ऑडिट कर नहीं सकते हैं, रिव्यू कर नहीं सकते हैं, आर्ग्यूमेंट ज्यादा कर नहीं सकते हैं, आप कंसल्टेंट है। रिमेंबर द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अ कंसल्टेंट इज वो अपना ओपिनियन को स्ट्रांगली कभी नहीं दे सकता है। अगर वो बहुत स्ट्रांगली ओपिनियन देगा, क्लाइंट विल नॉट लाइक इट, रिमेंबर दिस। सो आपको क्लाइंट को समझ के अपना ओपिनियन देना होता है। इफ दे अग्री विद दिस इट इज वेरी नाइस। समटाइम्स क्लाइंट्स में चैलेंज योर ओपिनियन, तो उस केस में आप कुछ नहीं कर पाओगे। थिंक लाइक अ कंसल्टेंट इन दिस केस। रादर आपको एक थंब रूल बोलता हूं हमेशा कंसल्टिंग का। अभी ऑनेस्टली इंडिया में कंसल्टिंग इतना पॉपुलर नहीं है, और सीए फ्रेटर्निटी में तो बहुत ही कम पॉपुलर है, अकाउंटिंग वगैरह में तो काफी अनपॉपुलर है। रादर स्पेसिफिकली कंसल्टिंग का एक रूल होता है, डोंट कम टू अ कंक्लूजन। रादर अपने दिमाग में एक रास्ता बनाओ ही मत कंक्लूजन का। योर क्लाइंट विल लीड यू टू कंक्लूजन, एंड इफ अ क्लाइंट इज लीडिंग यू टू कंक्लूजन देन इट इज अ राइट कंक्लूजन। क्योंकि अगर तुमने तुम्हारे हिसाब से सोचा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है,
क्लाइंट अगर वो माइंडसेट में नहीं है वो सोल्यूशन एक्सेप्ट करने के, चाहे वो बेस्ट सोल्यूशन रहेगा तब भी वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है, तुम बस क्लाइंट से, इसीलिए बोलते हैं ना कंसल्टिंग के अंदर इट्स ऑल अबाउट योर मीटिंग्स और योर डिस्कशंस विद द क्लाइंट, बिकॉज वो डिस्कशन में क्लाइंट खुद ही बोलता है इनडायरेक्टली क्या चाहिए उसको। यूर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। मुझे बस वही चीज उसको अप्लाई करके देना है, कुछ ज्यादा अलग करने का ट्राई जनरली नहीं करना चाहिए। ये बेसिक रूल ऑफ कंसल्टिंग है। अनलेस तुम पॉपुलर ही हो कि भाई ये फर्म जो है या जो ये स्पेसिफिक पार्टनर है या जो टीम है ये अपने हिसाब से काम करता है और क्लाइंट तुम्हारे पास में वो सोच के आ रहा है कि तुम तुम्हारे हिसाब से काम करने वाला है, इफ दे आर प्रिपेयर्ड फॉर इट देन इट इज फाइन। अदरवाइज इन मेजर कंसल्टिंग फर्म्स, चाहे तुम बीसीजी का बात कर लो, मैकेंजी का बात कर लो, बेन एंड कंपनी का बात कर लो, डेलॉयट कंसल्टिंग का बात कर लो, किधर भी आपका पार्टनर सबसे कम बात करेगा। वो सिर्फ क्लाइंट को क्वेश्चन पुट अक्रॉस करके बोलने के लिए बोलते रहेगा, बिकॉज जितना क्लाइंट बात करेगा उससे पार्टनर को समझ में आएगा इस क्लाइंट को एग्जैक्टली क्या चाहिए, उसको बस वही चीज अप्लाई करके देनी है आइडियली। रिमेंबर कंसल्टिंग इज सो ओपन एंडेड, देयर इज नो लॉ एज सच, देयर इज नो स्कोप कि आपको इस तरीके से काम करना है। स्कोप इज डिटरमाइंड बाय अस, क्या अप्लाई करना है, एक्सेप्टेंस क्या है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है, ये भी हम डिसाइड करने वाले हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है ये भी हम डिसाइड करने वाले हैं। सो इफ इट्स ऑल गोइंग टू बी अबाउट अ डिस्कशन, तो रिमेंबर दैट कंसल्टिंग के अंदर आपको थोड़ा सा बहुत यू कैन से क्लाइंट को परसेप्शंस को थोड़ा यू कैन से ज्यादा सपोर्ट देना चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सोचना चाहिए, अदरवाइज कभी कभी चीजें खराब हो सकती है। ये बेसिक रूल ऑफ कंसल्टिंग भी है। यहां पे ऐसा नहीं लिखा है, यहां पे इनडायरेक्टली बोला है कि ऑब्वियसली मैनेजमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू आपको हर जगह समझना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से कैसे परफॉर्म करना है उसका एक ओवरव्यू दे रहा है। ऑब्वियसली वापस से बोलेगा आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसका एक्यूरेसी चेक करने का जरूरत नहीं है, कंप्लीटनेस चेक करने का जरूरत नहीं है। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा, मैनेजमेंट का रहेगा। वो सब रिपीटेशन होने वाला है, पर जनरल प्रोसीजर लिख के दिया है। लेट्स स्टार्ट। देखो, द प्रैक्टिशनर shall obtain an understanding of the following matters। सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा, एंटिटी का बिजनेस एंड इट्स ऑपरेशंस, कैसे अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन करते हैं, व्हाट इज द एप्लीकेबल एफआरएफ, एंड जनरली इस इंडस्ट्री में कैसे एप्लीकेबल एफआरएफ को अप्लाई किया जाता है। कैन आई से इट इज नथिंग बट अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट। पॉइंट नंबर 1 लॉजिकल लगता है। Number 2, the practitioner shall compile the financial information। Compilation कैसे करेगा, using the records, documents, explanation या कोई भी other information जो उसको मिलने वाला है, किससे, मैनेजमेंट से। कहीं भी उसको लगता है डाउट है, किससे डिस्कस करेगा, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी के साथ में डिस्कशन करेगा। एंड जहां भी लगता है सिग्निफिकेंट जजमेंट वगैरह इन्वॉल्व है, क्लियरली वो असिस्टेंस देगा, पर मेजर डिसीजन मेकिंग किसका होना चाहिए, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी का होना चाहिए। बेसिकली जो ऊपर लिख के दिया है वही नीचे है, ये एग्जीक्यूशन के दौरान आपको दिमाग पे रखना चाहिए। आगे बढ़े, पॉइंट नंबर 4, प्रायर टू कंप्लीशन प्रैक्टिशनर ने ये देखना चाहिए कि फाइनली कंपाइल्ड जो इंफॉर्मेशन है रीड करने के बाद में प्राइमा फेसिया इनकंसिस्टेंट तो नहीं रखता है। जो मैंने कंपनी का अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन किया और जो फाइनल कंपाइलेशन है, लुकिंग एट देम डज इट लुक लाइक दे आर इन द सेम डायरेक्शन, दे शुड नॉट लुक कंप्लीटली इनकंसिस्टेंट। ये मतलब कंप्लीशन करने से पहले कंपाइलेशन का फाइनल वर्जन आ गया है, एक बार रीड करना, आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो देखना कहीं ये इनकंसिस्टेंट नहीं है। ये याद है क्या, जैसे एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं एट द कंप्लीशन स्टेज, कि हमने पूरा ऑडिट के दौरान जो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन किया एंड जो फाइनल कंपैरिजन कर रहा हूं, इज माय अंडरस्टैंडिंग इन द राइट डायरेक्शन, उस तरीके से पॉइंट नंबर 4 बनाया है। देखिए, प्रायर टू कंप्लीशन practitioner shall read the compiled information in light of their understanding of the entity's business and applicable FRF कि overall ठीक लग रहा है ना, it does not look prima facie inconsistent। completion करने से पहले ये read करना चाहिए। अब देखिए थोड़ा प्रॉब्लम अगर आता है तो, if during the engagement practitioner becomes aware कि सर कुछ records, documents या judgment के अंदर हमको लग रहा है इनकम्प्लीटनेस है, इनएक्यूरेसी है, या कोई ना कोई सेटिस्फैक्टरी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा है, विल यू ब्रिंग दिस टू द अटेंशन ऑफ द मैनेजमेंट, यस। विल यू आस्क देम टू प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हाँ। मान जाते हैं बढ़िया बात है, नहीं मानते तो थोड़ा इसका इंपैक्ट कंसिडर करना पड़ेगा। देखिए, इफ द प्रैक्टिशनर इज अनेबल टू कंप्लीट द एंगेजमेंट बिकॉज मैनेजमेंट हैज फेल्ड टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डेटा एंड इंफॉर्मेशन, प्रैक्टिशनर ने क्या करना चाहिए, शैल विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट, ऑब्वियसली विद द proper reasons। देखिए, if practitioner becomes aware that sir
प्रॉपर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एडिक्वेटली डिस्क्लोजर नहीं दिया है, जो अमेंडमेंट हमने बोले थे वो नहीं किए थे जो रिक्वायर्ड है आइडियली, या सर कंपाइलेशन मिसलीडिंग है, ये सब अग्री करने से पहले उसने प्रपोज करना चाहिए मैनेजमेंट को कि आप ये रेस्पेक्टिव चेंजेस लेके आ जाइए। अगर मैनेजमेंट डिक्लाइन करता है या परमिट नहीं करता है कि सर आप अमेंडमेंट प्रपोज ही नहीं कर सकते हो, तो सर ऑब्वियसली अगर मेरे को चेंजेस प्रपोज करने का अलाउड नहीं है, प्रेपरेशन तुम्हारा काम है, असिस्टेंस में दे रहा हूं पर मैं आपको कमेंट करके बोल भी नहीं सकता हूं ठीक क्या करना है, तो मैंने कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, आई शुड विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। एंड सर लास्ट, इफ विड्रॉल इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ लॉ और रेगुलेशन, तो सर आपका जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके हिसाब से रिपोर्ट में लिख के दीजिए और रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दीजिए कि ये चैलेंजेस है, हमने बस ये रिपोर्ट बना के दे दिया है। ये एकदम बेसिक सा यू कैन से मैकेनिज्म बिल्ड करके दिया है, सिचुएशन बेस्ड है, ऐसा होगा तो आपको सोचना पड़ेगा, नहीं होगा तो आप रिपोर्ट बना के क्लोज कर सकते हैं। एक बार पढ़ लीजिए, मतलब आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग ग्रेट हियर, इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जनरल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर भी लिख सकता कोई आदमी यहाँ तो। यस, स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहा है तो एक्चुअली में नहीं करना चाहिए। सी कैसा होता है, 144 जो है ना प्रोहिबिटेड सर्विसेज, वो बोलता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफ आई एम ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर आई शुड नॉट प्रोवाइड दीज सर्विसेज टू द कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, सबको मना करता है। इसका मतलब ये होता है मैं खुद से अपने फर्म के नाम पे सर्विस प्रोवाइड करूं या कोई दूसरा फर्म जिसके अंदर मेरे कॉमन पार्टनर्स हैं, या सर मेरे एक पार्टनर का ही ब्रांड नेम के अंदर वो काम कर रहा होगा, या आजकल बहुत कॉमन होता है कंसल्टिंग के लिए कंपनी बनाना, सीए फर्म्स आर अलाउड टू मेक अ कंपनी जहां पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट डायरेक्टर हो सकता है टू प्रोवाइड दीज कंसल्टिंग सर्विसेज, पर उसके अंदर भी अगर वही पार्टनर डायरेक्टर है तो ये माना जाएगा इनडायरेक्टली बायसनेस आएगा, 144 के अंदर ये प्रोहिबिटेड है, हमने एज पर लॉ तो नहीं करना चाहिए। बट क्या लोग करते हैं इस अजम्पशन से कि जब तक कोई कंप्लेन नहीं करता क्या फर्क पड़ता है, बट एज पर लॉ करना नहीं चाहिए, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इफ यू आर अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर द थिंग्स आर वेरी स्ट्रिक्ट। उल्टा बोलता हूं ना यार, इट्स बेटर नॉट टू एक्सेप्ट स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड एक्सेप्ट एवरीथिंग एल्स, कि अगर तुमको ये करना ही है, फॉर एक तुमको लगता है कोर बिजनेस ये है, तुम्हारा एक्सपर्टीज है, पैसा कमाना इधर आसान है, तुमको ये काम करने का है, then choose this, don't do statutory audit, that will be more sensible. If you're doing a statutory audit you're inviting more trouble, and trust me, day by day your peer reviewer, your quality reviewer, your NFRA, they'll become more and more you can say violent in terms of these non compliances। वो accept नहीं करने वाले हैं सब चीजों को बिल्कुल भी, क्योंकि हेलो हेलो, अभी प्रॉब्लम क्या होता है, कल जैसे फाइनली न्यूज चैनल वालों ने बोलना शुरू किया बहुत सारे पीएसयू स्टॉक्स हैं जिनका धंधा चल नहीं रहा है, ऑपरेशन है नहीं, फिर भी स्टॉक्स डबल हो गए, बराबर है। अब मतलब इट इज बेसिकली पंटर ड्रिवन स्टॉक्स हो गए, मतलब जहां पे वॉल्यूम्स को बढ़ाया गया है। प्रॉब्लम क्या होता है, जब ऐसा आउटकम आता है कि कोई मिसलीडिंग सिचुएशन की वजह से कंपनी का स्टॉक प्राइसेस सिग्निफिकेंटली रिग किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो फिर उसका ऑडिटर भी क्वेश्चन में आ जाएगा, अकाउंटिंग करने वाले लोग भी क्वेश्चन में आ जाएंगे। तब ये नहीं देखेंगे कि किसने स्टॉक को भगाया है,
ये देखेंगे कि इसके काम करते वक्त लोगों ने भी नेग्लिजेंस किया क्या. तो नाउ दीज प्रॉब्लम्स विल स्टार्ट कमिंग अप इवन मोर फ्रीक्वेंटली. सिंपल है, एक सिंपल बात बोलता हूं आपको मैं. आज के 15 साल पहले या 18 साल पहले गिने चुने 2 से 3% लोगों का पैसा इन्वेस्टेड था मार्केट में. अब अगर मैं बोलता हूं वो 2-3% से 20% जाएगा, 40% जाएगा, 50% जाएगा, मोर एंड मोर मनी विल गो टू द मार्केट. जितना पैसा जाएगा एंड द एंटायर मनी विल चेज रिटर्न्स, एंड ऑब्वियसली रिटर्न्स विल ऑलवेज बी वेरी हाई इन स्मॉल कैप, मिड कैप. You can't argue about it. मतलब your large cap cannot give you a 40% return yearly basis. It's impossible. It's going to be small cap, mid cap. तो जहां पे रिटर्न पागल जैसा आएगा वहां पे मैनिपुलेशन होगा ही होगा. जहां मैनिपुलेशन होगा अब वो सारे लिस्टेड कंपनी से ऑडिट फर्म्स भी क्वेश्चन के अंदर आएंगे, अकाउंटिंग करने वाले लोग भी क्वेश्चन में आएंगे. अब बच नहीं सकते हो. तो प्रॉब्लम इज जितना ज्यादा आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और आप खुद नॉन कंप्लायंस करेंगे, भले फ्रॉड किसी और ने किया होगा, मैनिपुलेशन किसी और ने किया होगा, स्टॉक को किसी और ने भगाया होगा, पर तूने भी नॉन कंप्लायंस किया, तू भी पकड़ा जाएगा फालतू के अंदर. सो इट इज बेटर, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप पूछोगे फ्रॉम ए लॉन्गर पॉइंट ऑफ व्यू, अवॉइड कर देना बेटर है. क्योंकि जब वो हिस्ट्री निकालेंगे ना सब खराब हो जाएगा. मतलब आइडियली बराबर है, बराबर है, बट कंपाइल किया, इससे तो फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा. अगर मैं ही वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प कर रहा हूं, मैं ही ऑडिट करूंगा, मतलब मैं ही उनको इनडायरेक्ट, इट्स लाइक अ सेल्फ रिव्यू. ये मेरे थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस में क्लियरली सेल्फ रिव्यू थ्रेट में आता है, क्लियरली. क्योंकि इनडायरेक्टली मैं ही उनको बोल रहा हूं यहां पे अकाउंटिंग एस्टिमेट जो जजमेंट लगा रहे हो ना, सही है कि गलत है. अब फिर मैं वही चेक करने के लिए खुद ही आ रहा हूं. तो इट्स बेसिकली मैंने ही एस्टिमेट्स बनाए और मैंने ही चेक कर लिया. अच्छा, बोलने के लिए बोला है कि मैनेजमेंट जजमेंट का इस्तेमाल कर, कुछ नहीं करता है. उसने अगर तेरे को हायर कर लिया है, सब कुछ तू डिसाइड करने वाला है. वो लिखने के लिए ऑन पेपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करने वाला है, बट ऑल डिसीजन मेकिंग इज विथ यू. तो अगर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाने ही मैं वाला हूं, उसको मैं ऑडिट कर ही नहीं सकता हूं. मैं क्या, मेरे से कनेक्टेड कोई भी फर्म का मेंबर ऑडिट नहीं करना चाहिए आइडियली. तो मेरे हिसाब से तो क्लियरली पॉसिबल नहीं है. मतलब अभी लोग करते हैं ये मुझे भी पता है, बट आई मीन करना नहीं चाहिए. देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, बिकॉज इफ यू आर कॉट यू विल बी इन ट्रबल. 144 वाला नॉन कंप्लायंस इज मोर लाइक यू आर पार्ट ऑफ अ फ्रॉड यार. It is visible that you are not independent and still you are doing it. And if there's a question on the independence, that means there's a question on your credibility in the market. So that is a big question mark according to me. आज भी बहुत सारे लोग बोलते, जब 144 आया है ना, मेजॉरिटी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक सेमिनार अटेंड किया था मैंने, कहाँ पर था, हाँ पूना के अंदर एक सेमिनार अटेंड किया था. जो मेंबर्स आए थे फॉर अ डिस्कशन ऑन 144 एंड योर कैम की ऑडिट मैटर के ऊपर आइडियली. तो पहले तो कैम होता है क्या, होता है क्या, पीपल स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ इट. दे आर राइट, बिकॉज ऑब्वियसली मेजोरिटी क्लाइंटल जो उनका है उधर कैम का रेलेवेंसी नहीं है. बराबर है, वो गलत नहीं है अपनी जगह पे. और ऑब्वियसली जिसका क्लाइंटल था जो कैम रेलेवेंट है, वो क्लाइंटल वाला प्रैक्टिसिंग सी आया ही नहीं उधर. यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस. मैं बोल नहीं रहा हूं बट तुम समझ जाओ मेरा बात. वो उधर आया ही नहीं. जिसको मालूम है ये रेलेवेंट है, जिसके लिए रेलेवेंट नहीं था वो ही आया. सो ऑब्वियसली पीपल स्टार्टेड मेकिंग फन ऑफ दैट. बट एट द सेम टाइम 144 को तो कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा था. ये तो 144 लॉजिक ऐसा था, लॉ में बना दिए, जब तक कोई कंप्लेन करेगा नहीं क्या फर्क पड़ने वाला है. रादर लॉट ऑफ पीपल डिड नॉट इवन एक्सेप्ट कि इंटरप्रिटेशन में ऐसा आता है क्या, पर आता है. क्योंकि 144 का रेफरेंस 141 सबसेक्शन 3 में भी दिया है. मतलब इफ यू आर प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज यू आर ए डिस्क्वालिफाइड पर्सन, क्लियरली बोला है लॉ में. मतलब डिस्क्वालिफाइड बोल दिया, उसके बावजूद तूने कंटिन्यू किया, मतलब क्लियर नॉन कंप्लायंस है ना. यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट. लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है. अभी हम कुछ नहीं कर सकते उसका तो यार. टैक्स ऑडिट वर्ड अलाउड कवर्ड नहीं है, आप प्रोवाइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. आएगा 100%. अलाउड नहीं है, अलाउड ही नहीं. एडवोकेसी थ्रेड एक्सेप्ट ही नहीं करता उस चीज को, बिल्कुल भी नहीं. टैक्स ऑडिट कर सकता हूं मैं बस, और कुछ नहीं कर सकता हूं. टैक्स कंसल्टेंसी अलाउड नहीं है क्लियरली. टैक्स कंसल्टेंसी नॉर्मली ऑडिट में कवर ही नहीं होता है. टैक्स कंसल्टेंसी इज लाइक अ कंसल्टेंसी सर्विस, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर हो गया. ये 4400 में चले जाएगा आपका. मतलब वो अलाउड ही नहीं है, क्लियरली बोल रहा हूं. एज पर लॉ इंटरप्रिटेशन इज वेरी क्लियर अबाउट इट. 144 जो पढ़ोगे ना, वर्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिफाइन भी किया है. तेरे को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे पैसा मिला या तेरा एसोसिएशन है जिसने भी ये काम किया है, तो भी माना जाएगा तूने वो काम दिया है उसको. इतना एक्सट्रीम है आइडियली 144. ठीक है, डिस्कशन के लिए तो बढ़िया, जाने दीजिए. कैन वी गो नेक्स्ट, आगे आइए. कम्युनिकेशन विथ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी. अच्छा, नोटबुक में सिर्फ एक शॉर्ट में 4-5 पॉइंट लिख के क्लोज कर देते हैं परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट के बारे में. कुछ ग्रेट नहीं है यहाँ पे,
नोटबुक में जाइए। आई थिंक 6 पॉइंट्स हो गए आपके, 7 हो गए ऑलरेडी, 8 हो गया ऑलरेडी। जो भी अगला पॉइंट लिखिए। परफॉर्मिंग द कंपाइलेशन एंगेजमेंट, परफॉर्मिंग द कंपाइलेशन एंगेजमेंट, परफॉर्मिंग दी कंपाइलेशन एंगेजमेंट। मैं पूरे सेंटेंसेस नहीं लिखवा रहा हूं, कीवर्ड्स लिखवा के क्लोज कर रहा हूं, बहुत सिंपल चीजें हैं। नंबर ए, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, कॉमा इट्स ऑपरेशंस and internal controls, understanding the entity, its operations and its internal controls. Number B, obtaining documents, comma records, comma explanations, documents, records, explanations or other information which is relevant for compilation, relevant information which is other information which is relevant for compilation। मतलब आप डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन कीजिए, रिकॉर्ड्स ऑब्टेन कीजिए, एक्सप्लेनेशंस लीजिए, कोई भी और इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कीजिए जो कंपाइलेशन के लिए रेलेवेंट है, ये सब ऑब्टेन करना पड़ेगा कंपाइलेशन के दौरान। नंबर सी, इन केस ऑफ एनी इनकंसिस्टेंसीज, in case of any inconsistencies or unavailability, in case of any inconsistencies or unavailability, discuss with management and TCWG। in case of any inconsistencies or unavailability, discuss with management and TCWG। next, if auditor becomes aware of any incomplete, inaccurate, if auditor becomes aware of any incomplete, inaccurate or unsatisfactory information, used in compilation, unsatisfactory information used in compilation, then he should request the management, to amend or make appropriate changes। Last point, if management declines or does not permit the practitioner, to make proposed amendments to the compiled information, then he should withdraw from the engagement। इसके अंदर मेरे हिसाब से ए एंड सी एनालिसिस जो था, जहां पर
क्या क्या चीजें बेयर मिनिमम अग्री करनी चाहिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है मेरे को एग्जाम के अंदर, उसमें भी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। परफॉर्मेंस ऑफ एंगेजमेंट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप रीड करके क्लोज कर सकते हैं। ऑब्वियसली कुछ भी इंपॉर्टेंट मैटर मिलता है, विल यू कम्युनिकेट टू टीसीडब्ल्यूजी एंड मैनेजमेंट ड्यूरिंग द एंगेजमेंट, यस, ऐसे 260 का सेम एप्लीकेशन है, नथिंग एल्स। लास्ट पार्ट रिपोर्टिंग एलिमेंट्स, आइए कल आपको रिपोर्ट दिखाया था वैसे ही एलिमेंट्स का लिस्ट बना के दिया है, एक बार फटाफट से एलिमेंट्स देखिए, जरूरत पड़ेगा तो रिपोर्ट फिर से दिखा दूंगा ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। लास्ट पार्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, द प्रैक्टिशनर्स रिपोर्ट issued for compilation engagement shall be in writing and shall include the following elements। क्या क्या चीजें आनी चाहिए? ऑब्वियसली रिपोर्ट का टाइटल, उसके बाद एड्रेसी, किसके लिए ये रिपोर्ट बनाया गया है। नेक्स्ट अ स्टेटमेंट दैट हमने क्या किया है, कंपाइल किया है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, और इंफॉर्मेशन किसने प्रोवाइड किया है, मैनेजमेंट ने। तो कहना इसे मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली आना चाहिए, दैट इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी रिगार्डिंग कंपाइलेशन इंफॉर्मेशन एज वेल एज रिलेटेड टू फाइन, मतलब कहना इसे उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी डिटेल में हाईलाइट होना चाहिए। फिर देखिए, अगर आपका एप्लीकेबल एफआरएफ नॉर्मल है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क रहेगा तो याद है उसका भी रेफरेंस देना पड़ेगा कि स्पेशल पर्पस कौन से नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर दिया हुआ है, ताकि आपको पता चलेगा ये फ्रेमवर्क अलग है, डिटेल में ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपको नोट्स टू अकाउंट्स में यहां देखने को मिलेगी। देखिए, इफ इट इज अ स्पेशल पर्पस देन आपका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा एंड रेफरेंस देना पड़ेगा कि ये फ्रेमवर्क कहां लिखा है डिटेल में इन माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर सर हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में बैलेंस शीट इंक्लूडेड है, पीएनएल इंक्लूडेड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, कौन से पीरियड का है तो टाइटल ऑफ ईच एलिमेंट आएगा, सर डेट ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आएगा एंड कौन सा पीरियड कवर किया है वो आएगा। ये तो हम स्टार्टिंग में लिखते हैं ना, हमने कंपाइल किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स व्हिच इंक्लूड्स दिस 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 दिस, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का कंटेंट बोल रहा है। आगे ऑब्वियसली प्रैक्टिशनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्लियरली बताओगे कि हमने ये एंगेजमेंट किया है इन अकॉर्डेंस विथ SRS 4410 एंड हमने कंप्लाई किया है विथ ऑल रेलेवेंट एथिकल रिक्वायरमेंट्स। फिर हम बोलेंगे सर सिंस इट इज नॉट अ अश्योरेंस एंगेजमेंट, हमने जो भी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट से लिया है उसका एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस चेक नहीं किया है, हमने सेपरेटली कोई ऑडिट ओपिनियन या रिव्यू का कंक्लूजन नहीं दिया है, क्योंकि ये क्या नहीं है, अश्योरेंस या रिव्यू एंगेजमेंट नहीं है, हमने सिर्फ मैनेजमेंट को असिस्ट किया है और उस असिस्टेंस के बेसिस पे एक सिंपल सा रिपोर्ट बना के दिया है। देखिए, इफ द फ्रेमवर्क इज स्पेशल पर्पस, ऑब्वियसली व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, किसके लिए बनाया, हु आर द इंटेंडेड यूजर्स, ड्रॉ द अटेंशन ऑफ रीडर्स, कहना इसे जैसे 800 में करते हैं वैसे ही सब कुछ इधर भी आएगा रेफरेंस के लिए कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, इनके हिसाब से बनाया है, नोट्स टू अकाउंट्स में कहां रेफरेंस दिया जा रहा है कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क क्या है। एंड याद है क्या, ईओएम के अंदर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जैसा एक ईओएम पैराग्राफ आता है, हेडिंग आएगा सर इट इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली फॉर द यूज ऑफ दीस सेट ऑफ पीपल, उस तरीके का रेफरेंस आएगा, रेफरेंस ऑफ ऐसे 800 है एज इट इज। उसके बाद में डेट, सिग्नेचर, प्लेस खत्म। एक बार चाहिए शांति से रिपोर्ट को देखो, थोड़ा और रिलेट होगा, कल ही बताया था आपको, फिर से एक बार रिपोर्ट देखिए स्टार्ट से एंड। अकाउंटेंट्स कंपाइलेशन रिपोर्ट, चेक कीजिए सब कुछ आता है क्या, टाइटल किसके लिए रिपोर्ट है, मैनेजमेंट के लिए, एड्रेसी, फिर देखो क्या बोलता है, वी हैव कंपाइल्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू हैव प्रोवाइडेड। अच्छा बोलता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या टाइटल आएंगे, इट विल इंक्लूड बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेस्पेक्टिव पीरियड कवर्ड क्या है, बराबर है। फिर से लास्ट में बताएगा हमने ये कंपाइलेशन किया है इन अकॉर्डेंस विथ SRS 4410, कहना इससे SRS का रेफरेंस आएगा। फिर देखिए, वी हैव अप्लाइड आवर एक्सपर्टीज इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टू असिस्ट यू इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, और हमने एथिकल रिक्वायरमेंट्स भी कंप्लाई किया है। सर ध्यान रखना, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट का है, उसको हमने अलग से चेक नहीं किया है। और क्लियरली सिंस
एक्यूरेसी एक अश्योरेंस एंगेजमेंट नहीं है। हम लोगों ने इनका एक्यूरेसी कंप्लीटनेस चेक नहीं किया है, साथ साथ में हमने कोई भी ऑडिट ओपिनियन या रिव्यू कंक्लूजन नहीं दिया है। उस तरीके से आकर के आपका रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगा। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होता तो उसके ऊपर एक सेपरेट पैराग्राफ आता, ये स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क के इंटेंडेड यूजर्स कौन है, फ्रेमवर्क का डिटेल कहां देखने को मिलेगा, उसका रेफरेंस भी आएगा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर, वो एक पैराग्राफ ऐड हो जाएगा। अदर देन दैट रिपोर्ट का एलिमेंट समझ में आया क्या? आपको 5 मार्क के लिए किसी का भी रिपोर्ट का एलिमेंट पूछे, ध्यान रखना बेयर मिनिमम टाइटल एड्रेसी वो सब ठीक है, मेन चीज ये रिपोर्ट के अंदर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है एंड मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अराउंड पॉइंट हमेशा आता है। प्लस हर अलग एंगेजमेंट में उसके एंगेजमेंट स्टैंडर्ड का रेफरेंस आता है। 4410 का रेफरेंस आएगा, 4400 का रेफरेंस आएगा, 800 का रेफरेंस आएगा, 805 का रेफरेंस आएगा, 810 का रेफरेंस आएगा। हर जगह पे सेपरेट स्टैंडर्ड जो भी अप्लाई होता है उसका रेफरेंस आपके रिपोर्ट में पक्का देखने को मिलता है। फिर फ्रेमवर्क जनरल पर्पस है, स्पेशल पर्पस है। स्पेशल पर्पस है तो उसके ऊपर अलग से एक्सप्लेनेशन हमेशा आता है। ये बेयर मिनिमम चीजें हैं जो हर रिपोर्ट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। एक बार आपने रिपोर्ट्स गो थ्रू कर ली, उसके बाद लेट देम आस्क ए क्वेश्चन स्पेसिफिकली ऑन एनीथिंग। इफ यू थिंक अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर 5 मिनट्स, आपके रिपोर्ट में क्या आना चाहिए आपको समझ में आ जाएगा। पूरे 4410 में क्या बोल रहा था, ये ऑडिट रिव्यू नहीं है, रादर 4410 नहीं, पूरे एसआरएस में क्या बोल रहा था, ये ऑडिट रिव्यू नहीं है, ये अश्योरेंस नहीं है, तो उसके ऊपर एक पैराग्राफ आना ही है आइडियली। फिर रेस्पेक्टिव स्टैंडर्ड का नंबर 4400 है कि 4410 है, एक पॉइंट उसमें आना ही है कंपल्सरीली। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, उसमें एक पॉइंट आएगा ही आएगा। मतलब बेयर मिनिमम ऐसे सोचोगे तो 7-8 पॉइंट लिखना एलिमेंट्स के बहुत आसान हो जाएगा। नोटबुक में जाइए, लास्ट एलिमेंट्स ऑफ practitioner's report on compilation engagement. Elements of practitioner's report for compilation engagement. पांच मिनट स्पेंड करो, लिख के खत्म ही कर दो डायरेक्टली, चैप्टर विल बी ओवर। Any 7-8 elements should be more than sufficient. वन टू 9 के अंदर 5 छोड़ सकते हो, 8 छोड़ सकते हो, बाकी पिक कर लेना चाहिए। 1 to 9 में यू कैन स्किप 5 and 8, बाकी सब एज इट इज पिक कर लेने चाहिए, तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा।
डन। डन। चलिए कम टू पेज नंबर 9.13। लास्ट दो चीजें बाकी है। ऑब्वियसली सर, कोई भी एंगेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, बढ़िया क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज हमारे पास में होने चाहिए। वी वुड वांट दैट हमारा एंगेजमेंट इन टर्म्स ऑफ compliance with standard, compliance with legal requirements as per the एक्सपेक्टेशन ऑफ SQC कंप्लाई होना चाहिए। मतलब बढ़िया तरीके से हर एंगेजमेंट को परफॉर्म करना चाहिए। एवरी फर्म हैज अ क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज, उसका कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है। देखिए, हम चाहेंगे एंगेजमेंट पार्टनर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करे फॉर द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ ईच कंपाइलेशन एंगेजमेंट जो उस पार्टनर को असाइन किया है। उन्होंने इंश्योर करना चाहिए कि हमारा जो फर्म का क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स है उसके सामने हमने काम किया है। ये बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेशन है। लॉजिकल लगता है एकदम। लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन, पूरा कंपाइलेशन के दौरान जो जो काम किया है प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। फाइनल कंपाइलेशन का जो एक वर्जन रहेगा वो भी अपने पास में रखेंगे, ताकि मतलब एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहे हमने किस तरीके से असिस्टेंस दिया था एंड हमारा फाइनल जो कंपाइलेशन के बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट था वो कैसा दिखता है। देखिए, सिग्निफिकेंट मैटर्स जो भी आपको मिले हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एंगेजमेंट, कैसे मैटर्स एड्रेस हुए उसका रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए। ऑल्सो मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ कंपाइलेशन, कैसे रिकंसाइल करता है विद द अंडरलाइंग डॉक्यूमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस। मतलब आपके कंपाइलेशन में जो नंबर्स है, जो डॉक्यूमेंट्स आपने चेक किए उससे वो कैसे मैच होते हैं। एंड सर, अ कॉपी ऑफ द फाइनल वर्जन जो आपने कंपाइल किया है, फॉर विच मैनेजमेंट और TCWG हैव ऑलरेडी एक्नॉलेज्ड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका एक फाइनल वर्जन हमारे पास में होना चाहिए। ऐसा डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना है, एकदम टाइम पास है। मेन चीज 4410 में रिपोर्ट के एलिमेंट्स आपको आने चाहिए। ANC एनालिसिस में क्या क्या मैटर्स आते हैं वो वाला पार्ट आना चाहिए। एंड सर ध्यान रखना, 4410 इज नॉट जस्ट रेलिवेंट फॉर हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इट इज ऑल्सो वेरी मच रेलिवेंट फॉर प्रोस्पेक्टिव। मतलब अदर देन हिस्टोरिकल बोला है, मतलब उसका मतलब है इट कैन बी एनी अदर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। दिस वॉज योर 4410। दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 9। 8 था ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, बट फॉर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, फॉर अ सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर अ समरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो 3 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स थे। यहां पर ना आपने ऑडिट किया, ना रिव्यू किया, ना अश्योरेंस, आपने सर्विस प्रोवाइड किया विच इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये यहां पर 2 स्टैंडर्ड्स थे, 4400 एंड 4410।